हेलो नमस्कार। एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास के पार्ट 4 की बात करते हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आ चुका है, जिसमें लूसेंट और अन्य कोई भी जीके की बुक हैं उसमें इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं सारा निचोड़ प्राचीन इतिहास का इसमें डाला जाएगा। तो प्राचीन इतिहास का 4th पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यदि नहीं देखे हैं तो उसे देखें, उसके बाद इसको देखें। महाजनपद 16 महाजनपद है। तो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। टोटल 16 महाजनपद जो कि अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित है और भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य से संबंधित है, उसमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद की राजधानी भी पूछा जाता है, जैसे काशी की राजधानी वाराणसी, अंग का चंपा, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, मगध गिरिव्रज या राजगीर, वज्जी वैशाली, मल्ल कुशीनगर, मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, अस्मक पोटली, सूरसेन मथुरा, अवंती उज्जैन या महिष्मती, पांचाल अहिछत्र या काम्पिल, गंधार तक्षशिला, कंबोज हाटक। इसमें सबसे विशाल मगध साम्राज्य है। साम्राज्य का अर्थ होता है जब कई राज्य मिलकर एक बड़े राज्य का रूप धारण करती है तो उसको कहते हैं साम्राज्य। तो ये मगध साम्राज्य है। साम्राज्य बोले तो एक विशाल राज्य। तो इसमें बहुत सारे 16 महाजनपद में लगभग 4, 5, 7 जो है महाजनपद इसमें शामिल हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा मगध साम्राज्य। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार मगध की राजधानी जरासंध के पिता और वसु के पुत्र बृहद्रथ ने किया था। यानी महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना बृहद्रथ द्वारा किया गया था, जो कि जरासंध के पिता हैं और वसु के पुत्र हैं। मगध साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजवंश की बात करें तो हसीन मशूक साइक्ट्रिक है। ह से हर्यक वंश जिनके संस्थापक हैं बिंबिसार। सी से शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक हैं शिशुनाग। न से नंद वंश महापदम नंद। म से मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। सु से शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। क से कण्व वंश वासुदेव। सा से सातवाहन वंश सीमुख। अब हर्यक वंश जिनके संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का टाइमिंग है 544 से 492 BC 4 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार हर्यक वंश के। हर्यक वंश की राजधानी गिरिव्रज जो कि वर्तमान राजगीर है। बिंबिसार को श्रेणिक यानी सेना रखने वाला भी कहा जाता है। कौशल राजा एवं प्रसेनजीत की बहन महाकौशल देवी लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना एवं क्षेमा से विवाह किया। तो ये देखिए, कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशल देवी से भी शादी किया, लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया और क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत को पीलिया होने पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। बिंबिसार जो है अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत को, अवंती नरेश अवंती के राजा, नरेश मतलब राजा, चंद्रप्रद्योत को पीलिया होने पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है जीवक किसको कहा जाता है, तो राजवैद्य को कहा जाता है, यानी डॉक्टर को जीवक कहा जाता था पहले। अब अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक बने। यानी बिंबिसार की हत्या करने वाला उनका ही पुत्र अजातशत्रु था। उसके बाद ये शासक बने। इसने कौशल और वैशाली को मगध में मिलाया। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार का प्रयोग करने वाले अजातशत्रु हैं। अवंती से सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर का किलाबंदी कराया। अजातशत्रु के काल में बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 BC में हुआ था राजगीर में, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। वो इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी राजा यही था अजातशत्रु। अब उसके बाद उदयन, इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर जो था उसकी राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्र बनाया। पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाया।
हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। अब इसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो इसके संस्थापक हैं 412 से 394 बीसी तक रहे। शिशुनाग ने नागदशक को अपदस्थ कर यानी उसको पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया, जबकि इससे पहले उदयन जो थे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था और ये मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। फिर से कालाशोक आया, इसके बाद वो क्या किए तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति यानी शिशुनाग के बाद कालाशोक आया था, जो कि फिर क्या किया वैशाली को, जो शिशुनाग वैशाली ले गया था राजधानी को, उसको फिर पाटलिपुत्र ले गया। और कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगति हुई। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। उसके बाद है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद 344 से 334 बीसी तक रहे। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। कलिंग जिसको अभी ओडिशा कहते हैं उसको मगध में मिलाया। इसने विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर लाया था। वहां जीतने के बाद कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था। इसने अपने को एकाटक कहा, एकराट कहा, अपने को एक नया नाम दिया एकराट। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद थे। अंतिम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। ये घनानंद सिकंदर के समय ही था। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर मसदूनिया यानी यूनान के शासक लुई फिलिप के पुत्र थे। मसदूनिया, मकदूनिया या मसदूनिया ये यूनान में पड़ता है, तो यूनान के शासक लुई फिलिप के पुत्र थे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया। इसी के टाइम हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध क्या है तो सिकंदर और राजा पुरस के बीच झेलम नदी के किनारे यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिकंदर राजा पुरस को हरा दिया, परंतु उसके साहस के कारण उसके राज्य उसे लौटा दिया। तब से राजा पुरस सिकंदर के सहयोगी बन गए। सिकंदर की सेना ब्यास नदी यानी बिपाशा नदी पार करने से इनकार कर दिया क्योंकि थक चुका था सिकंदर महान की सेना। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीना तक रहा। यह भी क्वेश्चन आता है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई तो बेबीलोन में हुई। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस और सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर के सेनापति पूछा जाए तो सेल्यूकस, निकेटर और जल सेनापति निर्याकस। इसके बाद है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की, जिसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी सहायता से घनानंद को पराजित करके किया था। अर्थशास्त्र के लेखक भी कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र जो कि मौर्य वंश की राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देती है। अर्थशास्त्र एक गद्य रूप संस्कृत में है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की ग्रंथ प्रिंस से भी की जाती है। तो मैकियावेली के लेखक यदि पूछा जाए तो प्रिंस हैं। नंदवंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस से मिलती है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त को माना जाता है, मतलब है। मौर्य वंश, मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज यूनान राजदूत था। यूनान बोले तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही भेजा गया था इनको। जूनागढ़ अभिलेख ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त नाम का वर्णन है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के कई नाम हैं और इनकी जाति के बारे में भी पता नहीं चला। कोई इसे ब्राह्मण बोलते हैं तो कोई उसे शूद्र बोलते हैं तो कोई उसे क्षत्रिय बोलते हैं, इसलिए इसमें बड़ी मतभेद है। इनका नाम भी कई है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम है इसका वर्णन किसमें है रुद्रदामन अभिलेख में है, जिनके लेखक हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। इसमें गुजरात के सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील जो कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था उनका भी वर्णन है। तो गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील है जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, यानी मौर्य वंश में मौर्य काल में। इनका वर्णन भी जूनागढ़ अभिलेख में है। एस्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन के ग्रंथों चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस बोलता है।
और प्लूटार्क के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एंड्रोकोटस है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस भी है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था। सिकंदर के बाद जो सेल्यूकस जो उनका सेनापति था, उनका उत्तराधिकारी भी बना था, उनको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। युद्ध के बाद हेरात, काबुल, कंधार और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी बदले में सेल्यूकस को दिया। सेल्यूकस से इसका संबंध भी बन गया। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, जिसको कार्नेलिया भी कहते हैं, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को, जो कि इंडिका पुस्तक के लेखक भी हैं, अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगति, बौद्ध संगति अलग है, ये जैन संगति है जो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ था। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद आते हैं उनका पुत्र बिंदुसार, जो कि 298 से 273 तक शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब हुआ शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसे जो किसको कहा जाता है, बिंदुसार को। बिंदुसार के अन्य नाम भी है, जैसे भद्रसार, जो कि वायुपुराण में भद्रसार है। अमित्रोचेटस, जो कि यूनानी लेखक के द्वारा कहा गया। सिंहसेन, जो कि जैन ग्रंथ में है। एलिट्रोकेडस, जो कि स्ट्रोबो के द्वारा कहा गया, साहित्यकार है स्ट्रेबो। बिंदुपाल भी कहा गया, चीनी विवरण में बिंदुपाल इसका नाम रखा गया है, बिंदुसार का बिंदुपाल। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे, यानी बिंदुसार का प्रधानमंत्री जो इनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चाणक्य वही थे, लेकिन बाद में खलटक को प्रधानमंत्री बनाया गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के भी अनुयायी थे। इसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक बनते हैं शासक मौर्य वंश के। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा। अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान राजा था। अशोक की माता चंपा ब्राह्मण पुत्री शुभदांगा थी। चंपा के ब्राह्मण पुत्री जिसका नाम था शुभदांगी, वो इनकी माता थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला, अवंती और उज्जैन का गवर्नर रह चुका था। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र एवं पुत्रियां थी, जो नाग देवी से उत्पन्न हुई थी। अशोक की भी कई पत्नी, जिसमें नाग देवी के पुत्र एवं पुत्री हैं, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ऐसा कलहन के राजतरंगिणी में वर्णन है। कलहन के पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसमें श्रीनगर की स्थापना की गई है अशोक के द्वारा, ऐसा वर्णन है। कश्मीर ही है श्रीनगर की राजधानी। कश्मीर बोले या जम्मू कश्मीर पूछा जाएगा। कलहन के राजतरंगिणी में वर्णन है, ऑप्शन में श्रीनगर न रहे, जम्मू कश्मीर रहे तब भी चलेगा। अब कलिंग युद्ध, जो कि ओडिशा में पड़ता है, कलिंग वर्तमान में ओडिशा, उस टाइम कलिंग। तो बात करते हैं अब कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में, जब 12 साल अशोक के शासनकाल का पूर गया था, तो उस समय कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा गया, जिसका अनंतनाथन नाम था। वहाँ के राजा का अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया जाए, लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम में यह हुआ कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुरी से लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो भी बहादुर जाबाज सिपाही सब थे। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया, इसलिए क्योंकि अशोक के पास विशाल सेना था। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया।
माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजय हुए, यानी कलिंग में अशोक की ही जीत हुई। इस युद्ध में अनेक लोग मारे गए, जिसे देखकर अशोक ने शपथ लिया कि अब युद्ध नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। धम्म जो कि सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज है। धम्म का मतलब धर्म नहीं समझिएगा, अशोक के धम्म का मतलब सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज, एक लेख है। यह धर्म से संबंधित नहीं था, जबकि सामाजिक और नैतिक नियमों से संबंधित है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेख से मिलती है। अशोक के अभिलेख को 1750 में फैंथरल ने खोजा और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ख्रोस्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में है। अशोक का पहला शिलालेख, बहुत सारे शिलालेख है जिसमें पहला पशुवध निषेध से संबंधित है, जबकि 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं, तब बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के पुत्र का नाम दशरथ था, जिन्होंने पिता की तरह ही देवनाम प्रिय का उपाधि धारण किया। जिस तरह अशोक देवनाम प्रिय उपाधि धारण किया था, उसी तरह उसका पुत्र दशरथ भी किया था। दशरथ ने आजीविकों के निवास के लिए गया में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफा का निर्माण करवाया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, जो अगले वीडियो में जानेंगे। मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे पन्याध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसको पन्याध्यक्ष कहते थे। कृषि विभाग का जो अधिकारी होता था उसको सीधाध्यक्ष। महालेखाकार जो होते थे उनको अक्ष पट्टलिक कहते थे, और मापतौल के अधिकारी को पोतवाध्यक्ष कहते थे, और बंदरगाह या पत्तन के अध्यक्ष जो होते थे पत्तनाध्यक्ष कहते थे। यहाँ 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक था कंटक शोधन, जो फौजदारी न्यायालय था, और दीवानी न्यायालय को धर्म स्थलीय कहा जाता था। 2 न्यायालय यहाँ अलग। चंद्रगुप्त मौर्य के समय लगभग 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक जब कलिंग विजय की तो 5 प्रांत हो गए। सब प्रांत की अलग अलग राजधानी, जैसे उत्तरापथ एक प्रांत है जिनकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती पथ का उज्जैन, और कलिंग जो कि ओडिशा में पड़ता है उनकी राजधानी तोसली। सब राजधानी भी पूछा जाता है, इसलिए इसको 1-2 बार देखें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद।